नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर और CVT PG हिंदी की इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। इस सीरीज़ में बात करूं तो मैं 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं CVT PG हिंदी के, उनके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं परीक्षा के दृष्टि से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं करा रही हूँ। तो तैयारी कहीं से आपने की हो या खुद से की हो, लेकिन प्रैक्टिस आपको यहाँ से ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं बड़े ही चुनिंदा प्रश्न हैं। इनसे आपको निश्चित तौर से परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे, इतना मेरा विश्वास कह रहा है। तो चलिए बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और अगर पहली बार आप इस सीरीज़ से जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हर वीडियो में मैं 50 प्रश्न कराती हूं और इन 50 प्रश्नों के अलावा मैं एडिशनली आपको कई प्रश्न बता देती हूँ। जैसे कोई एक प्रश्न है, उसको एक्सप्लेन करते समय जो अन्य तथ्य हो सकते हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपने तैयारी कहीं से की हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस यहीं से करनी चाहिए। तो चलिए बिना समय ज़ाया किए सीधे पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इसका उत्तर आप सही सही दीजिए। मुझसे पहले आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में उत्तर आपको ही देना है, एग्ज़ाम आपका ही होने वाला है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? पहला प्रश्न सबसे पहले देखिए क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, चीड़ों पर चांदनी एक रचना है, ये किस विधा की रचना है? ठीक है, संस्मरण है, यात्रा वृतांत है, रेखा चित्र है, क्या है? और इसके रचनाकार कौन है? दो प्रश्न आपको इस एक प्रश्न के थ्रू पता चल जाएंगे। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है, ये किसकी रचना है? ये है निर्मल वर्मा की रचना। किस विधा की रचना है? ये है एक यात्रा वृतांत। तो पहला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट बन जाता है पहले प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है दूसरा, एक काव्य पंक्ति दे दी गई, भक्ति काल से ये प्रश्न है और पूछा गया कि ये पंक्ति किसकी है। तो यहाँ से आपको इसका सही उत्तर देना है। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर दीजिए आप। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि ये मीराबाई की पंक्ति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है तीसरा, लिखा है हिंदी की पहली कहानी को प्रकाशन वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में लगाइए। हिंदी की पहली कहानी हो या फिर पहला नाटक हो या फिर पहला कवि हो और किसने किसको माना है, ये सारे ही तथ्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपको याद रखने हैं। इनसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और निश्चित तौर से आपके प्रश्न पत्र में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा प्रश्न। तो इसका सही उत्तर आप दीजिए। तो चलिए मैं बताती हूँ, यहाँ पे सारे ही कहानियों का प्रकाशन वर्ष क्या है, क्योंकि उसी के आधार पर तो आप अरेंज करेंगे ना। तो यहाँ पर इंदुमती कहानी जो है कब प्रकाशित हुई थी? सन 1900 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और दूसरी कहानी पर आए तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए सन 1900 प्रकाशित में हुई थी और सन 1900 में प्रकाशित हुई थी और इसके रचनाकार कौन है? वो है किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, इसके बाद में 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी और सन 1903 में प्रकाशित हुई थी। किसकी कहानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। इसके बाद में तीसरी है पंडित और पंडितानी। ये किसकी कहानी है? ये गिरजा दत्त वाजपेयी जी की कहानी है और सन 1902 में ये प्रकाशित हुई थी। ये कहानीकारों के नाम भी आपको याद रखने हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे भी। अंतिम जो कहानी है दुलाई वाली, ये किसकी कहानी है और कब प्रकाशित हुई थी? तो दुलाई वाली कहानी जो है सन 1907 में प्रकाशित हुई थी और ये कहानी किसकी है? ये बंग महिला यानी कि राजेंद्र वाला घोष की कहानी है। तो यहाँ पर अब सही उत्तर पे आते हैं। सबसे पहले आएगा ए, यानी कि आपका डी, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आएगा सी, यानी कि पंडित और पंडितानी। तो एक के बाद में सी आ रहा है सेकंड ऑप्शन में, तो यहाँ से आपको सही उत्तर आपका मिल गया है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, लिखा है गोल्ड स्मिथ एक राइटर हैं, उनकी एक रचना है ट्रेवलर। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद किस नाम से हुआ है, किस शीर्षक से हुआ है, ये आपको बताना है। और किसने किया है? किया है ये श्रीधर पाठक ने। और किस नाम से हुआ है आप बताइए? राहगीर नाम से, यायावर नाम से, श्रांत पथिक नाम से या फिर घुमक्कड़ नाम से? तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि श्रांत पथिक के नाम से अनुवाद हुआ है। आगे बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न पर आइए। कथन और कारण से ये प्रश्न है, तो सही उत्तर आपको देना है। कथन है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। ठीक है, रीतिकाल हो, आदिकाल हो, भक्तिकाल हो, कोई भी युग हो, आपको
सभी युग के नाम याद रखने हैं जो अन्य विद्वानों द्वारा दिए गए हैं, क्योंकि काल विभाजन और नामकरण CUET PG का एक टॉपिक है सिलेबस का, तो इसलिए ये आपको मिस आउट नहीं करना है और बड़ा ही आसान हो जाता है अगर आप याद कर लेते हैं सारे नाम, क्योंकि प्रश्न तो फंसता ही है, तो निश्चित तौर से आपके मार्क्स पक्के हो जाते हैं। दूसरा मतलब कारण है, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। तो यहाँ पर कथन और कारण एक दूसरे से रिलेट तो कर नहीं रहे हैं, बाकी कारण यहाँ पर सही है क्योंकि मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, लेकिन कथन यहाँ पर गलत है। विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को कलाकाल नहीं बल्कि श्रृंगार काल कहा है। कलाकाल किसने कहा है? कलाकाल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो अब आइए ऑप्शन चूज करते हैं। तो पहला तो हमारा इनकरेक्ट हो ही गया, दूसरा सही है, यानी आइए ऑप्शन पर, यानी कि पहला अभिकथन गलत है, दूसरा कारण सही है। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे ऑप्शन में आई थिंक मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे आप ऐसे करिए, ए सत्य नहीं है परंतु आर सत्य है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है छठा, नवनाथों के नाम आपको बताने हैं। नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। और नाथों में आपको सभी नाथों के नाम याद रखने हैं। सिद्धों में मुख्य सिद्धों के नाम याद रखने, जैसे कि सरप्पा हैं और शबरप्पा हैं, लुइप्पा हैं, डोम्भिप्पा हैं, कण्हप्पा हैं। तो मुख्य लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। बाकी नवनाथों में आपको नवों नाथों के, यानी 9 नाथ हैं, उन सब के नाम याद रखने हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर दीजिए। आदिनाथ नाथों में आते हैं, गोरखनाथ भी आते हैं, मत्स्येंद्रनाथ भी आते हैं, बाकी रामनाथ और रविनाथ नहीं आते हैं। तो यहाँ पे ए, सी और ई कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन बी में दे रखा है। तो करेक्ट हो जाता है आपका ऑप्शन बी, प्रश्न संख्या 6 का। अगले प्रश्न पर आइए। 7वें प्रश्न में आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक और संस्थाएं दे दी गई हैं, दूसरी ओर उनका संस्थापन वर्ष दे दिया गया है, यानी कि कौन सी संस्था कब स्थापित हुई थी, इसका सही जवाब आपको देना है। तो यहाँ पर बात करूँ, हिंदी अकादमी प्रयाग में जो कि है, ये कब स्थापित हुई थी? तो ये स्थापित हुई थी सन 1927 में, यानी कि सेकंड यहाँ पर ए का करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एलिमिनेट करके देखते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पर ए का सेकंड सिर्फ एक में ही है। देखिए इस तरह से एक सिर्फ हमें पता था तथ्य और हमने आंसर यहाँ पे खोज लिया है। बी का थर्ड है, बाकी आप याद कर लीजिए। यानी कि बिहार राष्ट्रभाषा पटना ये कब स्थापित हुई थी? तो ये कब स्थापित हुई थी? सन 1942 में। इसके बाद में बी का थर्ड है, यानी कि हिंदी प्रचार सभा वर्धा कब स्थापित हुई थी? ये स्थापित हुई थी सन 1942 में। और इसके बाद बिहार राष्ट्रभाषा पटना कब हुई थी? सन 1947 में। और इसके बाद में साहित्य अकादमी नई दिल्ली सन 1954 में। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से देव जो कि रीतिकाल के प्रथम सोपान, यानी कि रीति सिद्ध, यानी कि रीतिबद्ध शाखा के प्रमुख कवि हैं, आचार्य कवि हैं, इनकी रचना इनमें से कौन सी नहीं है? इसका सही जवाब आपको देना है। तो भाव विलास, ललित ललाम या रस विलास या जाति विलास नहीं है लिखा है, तो आपको ये सही से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर देव की रचनाएं हैं कौन कौन सी? उनकी रचना भाव विलास है, उनकी रचना रस विलास है, उनकी रचना जाति विलास है। ये भोग विलास तो मैंने अलग से ही डाल दी थी, ये कोई रचना नहीं है। अब ललित ललाम जो है वो देव की रचना नहीं है, किसकी रचना है? मतीराम की रचना है। अब आइए सही ऑप्शन चूज करते हैं। तो जहाँ पर बी और सी लिखा होगा वही हमारा सही ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 9वां। एक पंक्ति दे दी गई है और पूछा गया है ये पंक्ति किसकी है? तो महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये परीक्षा में रिपीट होती है अक्सर। तो इसका सही उत्तर आप एज इट इज़ याद कर लीजिए, ये हेमचंद्र की पंक्ति है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 10वां। लिखा है रचनाकारों का जन्म काल के अनुसार सही क्रम क्या है? मैं कितने बार आपसे कह चुकी हूँ कि रचनाकारों की जन्म तिथि जो प्रमुख हैं वो आपको याद होनी चाहिए, ऐसे पूछ लिया जाता है प्रश्न। और जैसे कि जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर सुमित्रा नंदन पंत हैं, या महादेवी वर्मा हैं, या फिर मुंशी प्रेमचंद जी हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनका भी प्रकाशन वर्ष आपको पता होना चाहिए, वो भी सही क्रम से लगाने के लिए दे दिया जाता है। बाकी यहाँ पर आइए, इनका आपको सही उत्तर देना है। तो ये चारों ही लोग जो हैं छायावाद के आधार स्तंभ हैं, इसलिए इनकी रचनाएं और इनका जन्म वर्ष आपको याद होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद जी की बात करूं तो इनका जन्म जो है सन 1889 यानी कि 1889 में हुआ था।
इसके बाद में सुमित्रानंदन पंत की बात करूं तो इनका जन्म सन 1900 में हुआ था। इसके बाद में महादेवी वर्मा जी की बात करूं जो कि छायावाद की चतुर्थ आधार स्तंभ हैं और आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती हैं और छायावाद की दुर्गा के नाम से जानी जाती हैं। इनका जन्म हुआ था सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में। इसके बाद में चतुर्थ आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म होता है सन 1899 में। तो अब आइए सही ऑप्शन भी चूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आएगा जयशंकर प्रसाद जी का, यानी कि ए कहाँ पे है? ए सब में है। यानी कि दूसरा देखते हैं, दूसरा नाम आएगा यहाँ पे किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, यानी कि ए के बाद डी कहाँ पे है? 3 और 4 में, यानी कि सेकंड और फर्स्ट एलिमिनेट हो जाता है। तीसरा चेक करना पड़ेगा, वो है सुमित्रानंदन पंत जी और उनके बाद में महादेवी वर्मा, यानी कि ऑप्शन सी जो है लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन सी लास्ट में एक ही में है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 11वां। लिखा है रचनाकारों का जन्म काल के अनुसार सही क्रम फिर से पूछ लिया गया है। चलिए इसका सही उत्तर आप दीजिए। बालकृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं और अंबिका दत्त व्यास हैं। तो चलिए मैं उत्तर बताती हूँ। बालकृष्ण भट्ट के जन्म काल की बात करूँ तो 1844 में इनका जन्म हुआ था, भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले। भारतेंदु हरिश्चंद्र का तो सबको पता है क्योंकि इनके जन्म से ही आधुनिक युग का शुभारंभ माना गया है 1850 में। इसके बाद में प्रताप नारायण मिश्र की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था सन 1856 में। इसके बाद में बात करूँ तो अगला नाम है अंबिका दत्त व्यास जी का। इनका जन्म हुआ था सन 1858 में, यानी कि 1858 में। तो सही क्रम देख लेते हैं। सही क्रम जो है ए, बी और सी, डी। चलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट यहाँ से बन जाता है। ये तथ्य आपको अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है इन चीज़ों को रिवाइज करने का। अगले प्रश्न पर आइए। 12वां प्रश्न है जन्म काल के अनुसार आपको आरोही क्रम में इन रचनाकारों को व्यवस्थित करना है। ये मैंने एक सीक्वेंस से प्रश्न डाले हैं ताकि आप इस तरह की चीज़ें याद रखें। चलिए इसका सही उत्तर आप दीजिए। तो रामनरेश त्रिपाठी जी के जन्म काल की बात करूं तो इनका जन्म जो है सन 1889 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद में मुकुटधर पांडे जिन्होंने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सन 1895 में, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिवीजन से आपको याद होंगी, रिवाइज नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से भूल जाएंगे। इसके बाद में मैथिली शरण गुप्त पर आइए जिनकी भारत भारती रचना जो कि सन 1912 में प्रकाशित हुई थी, बड़ी प्रचलित है। अब यहाँ पर इनका जन्म काल क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जो है सन 1886 में हुआ था और इनकी मृत्यु होती है सन 1964 में। वो आप मत याद रखिए, आप जन्म काल ज़रूर याद रखिए। बाकी बालमुकुंद गुप्त जी की बात करूँ तो इनका जन्म जो है सन 1865 में हुआ था। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर देना है। तो सबसे पहला नाम किसका आएगा? अब तो आपने ढूंढ ही लिया होगा। सबसे पहला नाम आएगा बालमुकुंद गुप्त का, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 कट जाएगा यहाँ से। अब डी के बाद में सी तो आना ही है, तो हम ए और बी में देखते हैं कौन आएगा पहले कौन आएगा बाद में। तो सबसे अंत में जो रचनाकार आएंगे वो है मुकुटधर पांडे, यानी कि वी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है आपका? सेकंड करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न जो है यहाँ पे फिर से रचनाकारों को जन्म काल के अनुसार व्यवस्थित करना है अवरोही क्रम में। देखिए इस तरह से भी एग्जामिनर आपके साथ खेल देता है, तो आपको चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। तो यहाँ पर आप चलिए सही से मैच करिए। तो अंबिका दत्त व्यास की तो बात हो ही चुकी है, आई होप आपको इनकी जन्म तिथि याद हो गई होगी। तो अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ था सन 1858 में, यानी कि 1858 में। इसके बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनके नाम से द्विवेदी युग जाना जाता है, तो इनका जन्म कब हुआ था आपको याद रखना ही पड़ेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और छायावाद के चारों आधार स्तंभों के नाम, मुख्य लोगों के तो नाम एटलीस्ट आपको याद होने ही चाहिए। बाकी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था सन 1864 में, ठीक है। इसके बाद में राधा कृष्ण दास का जन्म कब हुआ था? तो राधा कृष्ण दास का जन्म हुआ था सन 1865 में। इसके बाद श्रीधर पाठक का जन्म कब हुआ था? तो श्रीधर पाठक का जन्म हुआ था सन 1859 में, यानी कि 1859 में। अब यहाँ पे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम की ओर जाना है। तो सबसे बड़ा किसका है जन्म तिथि? सबसे बड़ी है 1865, यानी कि ऑप्शन सी पहले आएगा। ऑप्शन सी पहले कहाँ पे है? एक ही ऑप्शन में है।
इसके बाद में सी के बाद में वी आएगा, वी के बाद में डी आएगा, डी के बाद में ए। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। लिखा है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर क्या है, यानी कि ये कथन किसका है? ये कथन है गारसा दा तासी का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 15वां। लिखा है, इनकी सी विशुद्ध सरस, सरस होगा यहाँ पर, करेक्ट कर लेना, और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। सबसे पहले तो याद रखिएगा ये कथन है किसका, ठीक है। दूसरी बात याद रखनी है, ये कथन किसके संदर्भ में है? आचार्य शुक्ल का कथन है, और किसके संदर्भ में है ये बात आपको याद रखनी है। तो घनानंद के संदर्भ में, घनानंद के संदर्भ में, यानी कि प्रेम की पीर के कवि घनानंद के संदर्भ में ऐसा कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में, जो कि सन 1929 में प्रकाशित हुई थी। अगले प्रश्न पर आइए। 16वां प्रश्न है कथन और कारण से। कथन है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया है। ये तो मैं करा चुकी हूँ ना, हाँ ये रिपीट हुआ है, तो ये छोड़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है 17वां। लिखा है, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? आपको यहाँ से चुनना है विसर्ग संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण है यहाँ पे केवल ACE, यानी कि निष्फल, उसके बाद में पुरस्कार, और उसके बाद में ई यानी कि भास्कर। ये सिर्फ और सिर्फ विसर्ग संधि के उदाहरण है। अब वी और डी किसके उदाहरण है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये दोनों जो हैं स्वर संधि के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 18वां। एक पंक्ति दे दी गई है, बड़ी ही प्रचलित पंक्ति है, आपने अवश्य ये कविता सुनी होगी। बताना है ये पंक्ति किसकी है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। इसका उत्तर दीजिए आप। तो इसका उत्तर क्या है? छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी की ये पंक्ति है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 19वां। लिखा है, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? हिंदी के प्रथम कवि हो, या हिंदी के प्रथम कहानी हो, हिंदी का प्रथम नाटक हो, ये सारे तथ्य जो हैं वो आपको याद रखने हैं। इसमें से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो चलिए इसका उत्तर दीजिए आप। आई होप इसका उत्तर आपने दे दिया होगा, क्योंकि ज़्यादा इंतज़ार तो मैं नहीं कर सकती हूँ, वीडियो बेवजह लंबी हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास दे दिया गया है राग दरबारी, और पूछा गया है कि ये उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था। तो बताइए इसका सही उत्तर। इस उपन्यास में जो है भारतीय राजनीति पर व्यंग किया है श्रीलाल शुक्ल जी ने। आई होप आप सबने ये उपन्यास पढ़ा हो। पहली बार तो समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से आपको काफ़ी कुछ समझ में आएंगी चीज़ें। तो इसका सही उत्तर आप दीजिए कि ये कब प्रकाशित हुआ था। तो ये सन 1968 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 21वां। लिखा है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह कथन किस आलोचक का है? मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, मार्क करिए, इम्पॉर्टेंट। तो ये किसका कथन है बताइए। ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जिन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 22वां। लिखा है, निम्नलिखित में से केशवदास, जो कि रीतिकाल की प्रथम शाखा यानी कि रीतिबद्ध शाखा के आचार्य कवि हैं, इनकी रचना इनमें से कौन सी नहीं है? इसका सही जवाब आपको देना है। तो कवि प्रिया इनकी रचना है, रसिक प्रिया भी इनकी रचना है, रामचंद्रिका भी इनकी रचना है, आलम के लिए इनकी रचना नहीं है। किसकी रचना है ये कवि आलम की रचना है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 23वां। लिखा है, निम्नलिखित में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब आपको देना है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब आप दीजिए जल्दी से। तो इनमें से बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है, लड़ाई भी है, और अब गरीबी हटाओ भी है। तो कौन सा नहीं है? मादा कैक्टस नहीं है। तो मादा कैक्टस किसका हुआ?
मादा कैक्टस है लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक। तो ये भी याद रखना है कि ये नाटक किसका है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 24वां, फिर से नाटक से संबंधित है। लिखा है भीष्म साहनी के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम क्या होगा। भीष्म साहनी के नाटक सबसे पहले तो यहाँ से आपको पता चल जाएंगे, दूसरा उनका क्रम भी पता चल जाएगा। तो चलिए क्रम से इन्हें लगाते हैं। तो मुआवजे कब प्रकाशित हुआ था? मुआवजे प्रकाशित होता है और मुआवजे के संदर्भ में एक तथ्य और याद रखिए, सबसे पहले तो इसे ब्लैक कॉमेडी कहा जाता है, ठीक है। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है परीक्षाओं में। और ये प्रकाशित कब हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था सन 1993 में। मैं सही से लिख दे रही हूँ। तो सन 1993 में ये प्रकाशित हुआ था। इसके बाद में रंग दे बसंती चोला कब प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था सन 1998 में। इसके बाद में कबीरा खड़ा बाजार में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और हानूस भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये 3 नाटक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं विद प्रकाशन वर्ष। तो कबीरा खड़ा बाजार में कब प्रकाशित हुआ था? सन 1981 में। इसके बाद में हानूस कब प्रकाशित हुआ था? सन 1977 में, ठीक है। अब आइए यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा ही खिचपिच हो गई तो मैं करेक्ट लिख दे रही हूँ, नहीं तो बाद में आपको सही से नहीं दिखेगा। हानूस सन 1977 में, हानूस सन 1977 में। तो चलिए ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आएगा हानूस ही, यानी कि डी कहाँ पे है? डी सेकंड में है, थर्ड में है, यानी कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। डी के बाद में आएगा सी, डी के बाद सी, दोनों में है। अब ए और बी में देखिए, तो लास्ट में आएगा रंग दे बसंती चोला, यानी कि बी लास्ट में कहाँ पे है? सेकंड में है। तो ये करेक्ट बन जाता है। अगले प्रश्न पर आइए। 25वें प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित आपको करना है। सूची 1 में पंक्ति दी गई हैं, काव्य पंक्तियाँ, और सूची 2 में रचनाकार का या फिर कवि का नाम दिया गया है। अब आपको चुनना है सही उत्तर आपका कौन सा है, और सारे ही रचनाकार जो हैं आपके भक्तिकाल से दिए गए हैं। तो आप चुनिए। अब आपको अगर 1-2 पता होंगी तब भी आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसकी पंक्ति है? दास मलूका कहे गए सबके दाता राम, मलूकदास की पंक्ति है। तो बी का सेकंड कहाँ पे है? बी का सेकंड 2 ऑप्शंस में है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड आपका एलिमिनेट हो जाता है। अब दूसरी देखते हैं। तो दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो ये किसकी है? ये है कबीरदास जी की। बड़ी ही प्रचलित पंक्ति है, आपको निश्चित तौर से पता होगी। तो यहाँ पर ए का थर्ड कहाँ पे है? ए का थर्ड है सी में। तो देखिए इस तरह से आपने अपना ऑप्शन ढूंढ लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा समाचार सुधावर्षण, सुधा होगा यहाँ पर, के संपादक हैं। इसका सही उत्तर आप दीजिए। समाचार सुधावर्षण के संपादक कौन हैं? तो यहाँ पर समाचार सुधावर्षण के संपादक हैं श्याम सुंदर सेन जी, यानी कि ऑप्शन डी आपका 26वें प्रश्न का सही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं फिर 27वें प्रश्न पर आइए। यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक और संत कवि दे दिए गए हैं और दूसरी ओर उनकी रचनाएं दे दी गई हैं। यहाँ पर भी आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करिएगा। तो यहाँ पर कबीर की बीजक है, किसे नहीं पता है भाई? नहीं पता है तो शर्म करो। तो कबीर की बीजक है, ए का 1 होगा। कहाँ कहाँ पे है? फर्स्ट और सेकेंड में है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। रैदास की बतानी है, दादू दयाल की बतानी है, सुंदरदास की बतानी है। तो बताइए किसकी कौन सी होगी? दादू दयाल की तो हरडेवानी है। अब चलिए ऑप्शन पे आते हैं, चेक करते हैं। सी का सेकंड कहाँ पे है? लीजिए सही उत्तर तक हम पहुँच गए। यहाँ पे ज़्यादा आपको अपना ज्ञान नहीं दिखाना है, आपको स्मार्ट वर्क भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लिया है, जो कि बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर आइए। 28वां प्रश्न है, एक काव्य लक्षण दे दिया गया है और पूछा गया है कि ये काव्य लक्षण किसका है? कि रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दाकाव्यम, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही काव्य हैं। ये काव्य लक्षण किसने दिया है? इसका सही उत्तर आपको देना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आचार्य विश्वनाथ का ये काव्य लक्षण है। ऑप्शन ए करेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो काव्य लक्षण है किसका है? ये पंडितराज जगन्नाथ का है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे आपका करेक्ट बन जाता है। और इनकी रचना कौन सी है जिसमें इन्होंने ये काव्य लक्षण दिया है? वो है रस गंगाधर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 29वां। एक काव्य लक्षण दे दिया गया और पूछा है किसका है। लिखा है तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वलंकृति पुनः क्वापी, काव्य लक्षण किस काव्य शास्त्री आचार्य ने दिया है? इसका सही उत्तर आपको देना है। तो
ये काव्य लक्षण दिया है आचार्य मम्मट ने और इनके ग्रंथ का नाम क्या है, वो है काव्य प्रकाश। दोनों ही तथ्य आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में संधि पूछी गई है। लिखा है जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है, तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है इसका, आप सभी ने कर लिया होगा संधि विच्छेद। तो यहाँ पर सही जवाब है जित जमा इंद्रिय, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट बन जाता है, यानी कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली हो। और यहाँ पर संधि है कौन सी, यहाँ पर गुण स्वर संधि है। दोनों ही तथ्य आप याद रखिए, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आइए। 31वें प्रश्न में लिखा है आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण इनमें से कौन सा है। वाक्य से प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे और बड़ा ही आसान होता है इसका उत्तर देना, फ्री के मार्क्स होते हैं ये तो इसका सही उत्तर क्या है, परिश्रम से सफलता निश्चित है। परिश्रम करो सफलता निश्चित है, परिश्रम करोगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी, या फिर संभवतः परिश्रम से सफलता निश्चित है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, तो यहाँ पर सही उत्तर है परिश्रम करो सफलता निश्चित है। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर आइए। 32वां प्रश्न है हमारा, नायक नायिका का भेद निरूपण, विषय वासना के तिरस्कार, नक्षिक का वर्णन, ओज गुण और वीर रस की प्रधानता किस काल की प्रवृत्तियां हैं। प्रवृत्तियां आपको पढ़नी ही चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब आप दीजिए कि नायक नायिका का भेद निरूपण कहाँ पर हो रहा था, नक्षिक वर्णन कहाँ पे हो रहा था, विषय वासना कहाँ पे मतलब दिखाई दे रही थी। आपने आसानी से इसका उत्तर खोज ही लिया होगा, ये सारी प्रवृत्तियाँ रीतिकाल की हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 33वें प्रश्न पर आते हैं। कथन 1 है, कथन 2 है, इनमें से आपको सही उत्तर चूज करना है। पहला कथन है पृथ्वीराज रासों के रचनाकार चंदवरदाई हैं। दूसरा है चंदवरदाई पृथ्वीराज चौहान के समकालीन हैं। दोनों ही कथन सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, पहला, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। अगले प्रश्न पर आइए। 34वां प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। मैंने कितने बार कहा है आपसे कि हिंदी के प्रथम कवि हों या फिर लेखक हों या फिर नाटककार हों, वो सारे तथ्य आपको याद रखने हैं और रचनाएं भी याद रखनी हैं। किसने किस रचना को हिंदी की प्रथम रचना माना है, ऐसे करके प्रश्न निश्चित तौर से आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बड़ा ही सरल है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन ने। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 35वां। लिखा है तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये शब्द आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। यह कथन किस विद्वान का है, तो इसका सही उत्तर दीजिए। तो यह कथन किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन भी करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की थी। साख्य भाव की थी, साख्य होगा यहाँ पर, माधुर्य भाव की थी, प्रेम भाव की थी, या फिर दास्य भाव की थी। तुलसीदास की बात हो रही है। साख्य भाव की भक्ति पता है किसकी थी, सूरदास की थी। माधुर्य भाव की किसकी है पता है, मीराबाई की थी। दास्य भाव की थी महाकवि तुलसीदास की। अगले प्रश्न की ओर आइए। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से 84 सिद्धों में कौन सम्मिलित नहीं है। क्या तरीका है याद करने का 84 सिद्धों को, इनके नाम के अंत में पा आता है, मुख्यतः, सभी के नहीं लेकिन मुख्यतः, क्योंकि 84 नाम नहीं याद कर सकते हैं आप, और नाथ 9 हैं, वो सारे आपको याद करने ही करने हैं। अब आइए यहाँ पर सही उत्तर अपन खोजते हैं। तो लुहिप्पा सिद्ध हैं, बिल्कुल हैं। कण्हप्पा सिद्ध हैं, बिल्कुल हैं। विरूपा सिद्ध हैं, बिल्कुल हैं। तो कौन कौन बच रहा है, देवसेन बच रहे हैं और स्वयंभू बच रहे हैं। तो सी और ई कहाँ पर है, सी और ई है हमारा सेकंड ऑप्शन में। तो ये करेक्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 38वां। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में लेखक दे दिए गए हैं और सूची 2 में उनके रेखा चित्र दे दिए गए हैं। यहाँ पर सही उत्तर चूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो बताइए सही उत्तर, एक भी रचना आपको पता है। तो यहाँ पर बात करूँ तो समय के पाँव जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी का रेखा चित्र है, जिनकी पुष्प की अभिलाषा कविता बड़ी ही प्रचलित है। तो यहाँ से देखते हैं कुछ हो पाया है या नहीं। तो बी का 4 कहाँ पे है, लीजिए, मैंने तो आंसर खोज लिया। एलिमिनेशन मेथड इसी को कहते हैं। बाकी महादेवी वर्मा की मेरा परिवार आप सभी को पता होगा, रेखा चित्र बड़ा ही प्रचलित है। इसके बाद में डॉक्टर नगेंद्र का कौन सा है, चेतना के बिंब है। और कृष्णा सोबती का मोस्ट इंपॉर्टेंट हम अस्मत आपको नहीं भूलना है। तो इस तरह से आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है।
अगले प्रश्न पर आइए। 39वां प्रश्न है, खुमान रासो की भाषा क्या है? इसका सही उत्तर आपको देना है। तो सबसे पहले तो जानिए ये रचना है किसकी? ये रचना है दलपति विजय की, ये नोट डाउन करिए। और इसका प्रकाशन 9वीं शताब्दी के इर्द गिर्द हुआ था। इसकी भाषा जो है राजस्थानी भाषा है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट बन जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 40वां, लिखा है नोक्टोरा उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आपको यहाँ पर सही उत्तर देना है कि नोक्टोरा उपन्यास की लेखिका इन 4 ऑप्शंस में से कौन है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि ये रचना जो है चित्रा मुदगल की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे 10 प्रश्न बचे हैं। तो 41वां प्रश्न है, अन्या से अनन्या तक किस विधा की रचना है और किसकी रचना है? दोनों प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए। तो ये जो रचना है अस्मिता मूलक विमर्श में स्त्री विमर्श के अंतर्गत आती है। अब ये किसकी रचना है? ये रचना है प्रभा खेतान की। ठीक है, अब ये किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा विधा की रचना है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट बन जाता है। विधाएं भी पूछ ली जाती हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है 42वां, बड़ी ही अच्छी रचना है मित्रों मरजानी, इसका उत्तर आपको देना है। और किसकी रचना है ये भी पता होना चाहिए। तो मित्रों मरजानी जो है उपन्यास विधा की रचना है और ये कृष्णा सोबती की रचना है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर आइए। 43वां प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? ये रचना, ये उपन्यास मतलब काफ़ी छोटा सा उपन्यास है, आई थिंक 150 के करीब पेजेस हैं, लेकिन बड़ा ही अच्छा उपन्यास है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। काफ़ी आसान भाषा में एक तो मन्नू भंडारी जी लिखती हैं और निश्चित तौर से आपको काफ़ी अच्छा लगेगा पढ़ के। मैं तो सबको रिकमेंड करती हूँ ये। तो इसका सही जवाब मैंने दे दिया है। ये उपन्यास किसका है? मन्नू भंडारी का है, जिनका महाभोज बड़ा प्रचलित है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है हमारा फिर से एक उपन्यास से संबंधित, जो कि सन 1961 में प्रकाशित हुआ था। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका हैं उषा प्रियंवदा जी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इन 4 आचार्यों में से भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्य नहीं हैं, यानी कि 3 ऐसे आचार्य हैं जो भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्य हैं, बाकी एक ऐसे आचार्य हैं जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के हैं, जो कि हैं कॉलरिज। अगला प्रश्न है हमारा 46वां, लिखा है रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ये काव्य शास्त्र से प्रश्न है। तो सारे संप्रदायों के प्रवर्तक आचार्य आपको पता होने चाहिए, फिर चाहे वो रस संप्रदाय हो या फिर आपका अलंकार संप्रदाय हो जिसके भामा हैं, या फिर आपका रीति संप्रदाय हो जिसके प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? वामन हैं, या फिर आपका ध्वनि संप्रदाय हो जिसके प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है, या फिर आपका औचित्य संप्रदाय हो जिसके प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हों, या फिर आपका वक्रोक्ति संप्रदाय हो जिसके प्रवर्तक आचार्य कुंतक हों। 6 संप्रदाय हैं, 6 मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज करा दिए हैं। बाकी रस संप्रदाय के कौन है प्रवर्तक आचार्य? वो हैं आचार्य भरत मुनि, और इनका ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र है। आपको काव्य शास्त्रीय विद्वान और उनका ग्रंथ, उनका समय काल, तीनों ही तथ्य याद रखने हैं। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आई थिंक ये भी रिपीट हो गया है, चलिए छोड़िए, फिर तो रिपीट ही हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 48वां, लिखा है रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? मैं इसका उत्तर आपको शुरुआत में दे चुकी हूँ जब मैंने कथन और कारण से संबंधित एक प्रश्न कराया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, यानी कि ये रमाशंकर शुक्ल रसाल जी जो हैं वो रीतिकाल को कलाकाल कहते हैं, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं, और मिश्र बंधु रीतिकाल को अलंकृत काल कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अगले प्रश्न पर आइए। आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल अभी मैंने आपको बताया था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। आगे बढ़ें, आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न पर आइए। अंतिम प्रश्न है, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? ये तो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है, ये आप मुझे बताइए। तो रीतिकाल को अंधकार काल कहा है त्रिलोचन शास्त्री ने। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके
आज की वीडियो में भी 50 प्रश्न मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और जो प्रश्न रिपीट हुए हैं उसके लिए सॉरी, आगे से क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, वो कुछ मिस्टेक हो गई है, लेकिन उसकी जगह पे मैंने आपसे एडिशनली कई क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, आपको बता दिए हैं। तो इस बात से तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपको 50 प्रश्न बोल के 50 नहीं कराए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बाकी आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है पढ़ के, और आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ इसी तरह से कंटिन्यू रहे, तो आपको कमेंट में अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर देना है और मुझे बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। अपना आकलन करना ज़रूरी होता है ना, क्योंकि अभी समय है, अगर आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चल गए तो वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, राइट। तो आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, खुद भी चैनल से जुड़िए, अपने साथियों को भी जोड़िए। बाकी अगर कोई डाउट या क्वेरी है, कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू, वहाँ पे आप अपने डाउट्स और क्वेरीज शेयर कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।